हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल एग्ज़ाम गुरु। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हम लोग गेंट्री गर्डर के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने आपको डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के काफ़ी सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ये जो सीरीज चल रही है इसके अंदर मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट करवाया है, फिर रिवेटिंग के क्वेश्चन करवाए हैं, वेल्डिंग करवाए हैं, इसके बाद फिर जो है आपको बोल्टिंग के क्वेश्चन करवा दिए हैं, टेंशन मेंबर करवा दिए हैं। ठीक है, तो कंसिक्वेंटली आपको मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं अलग अलग टॉपिक्स पे, तो आप उनको भी जाकर देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर नंबर 8 है गेंट्री गर्डर, और इससे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हमको बोलता है कि वेब क्रिपलिंग ऑकर ड्यू टू, वेब क्रिपलिंग जो है वो किसकी वजह से होता है। ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर 1 कि कॉलम एक्शन ऑफ ए वेब, फेलियर ऑफ ए वेब अंडर द पॉइंट लोड, एक्सेसिव बेंडिंग मोमेंट, या फिर सेकेंडरी बेंडिंग मोमेंट। तो वेब क्रिपलिंग जो है वो वेब फेलियर ड्यू टू कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड की वजह से वेब फेलियर जो दिखता है आपको उसको हम लोग बोलते हैं वेब क्रिपलिंग। नेक्स्ट इज गेंट्री गर्डर आर डिज़ाइन टू रेजिस्ट, गेंट्री गर्डर की डिज़ाइन जो है किसके लिए हम लोग करते हैं, लेटरल लोड लेने के लिए, लॉन्जिट्यूडनल लोड या फिर वर्टिकल लोड, लेटरल लॉन्जिट्यूडनल या फिर वर्टिकल लोड, लेटरल या लॉन्जिट्यूडनल लोड। तो गेंट्री गर्डर की डिज़ाइन हम लोग जो है लेटरल लोड, लॉन्जिट्यूडनल लोड और वर्टिकल लोड तीनों के लिए डिज़ाइन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गेंट्री गर्डर आर डिज़ाइन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लोड, ग्रेविटी लोड, लेटरल लोड, विंड लोड या फिर लॉन्जिट्यूडनल लोड। तो दोस्तों, गेंट्री गर्डर की डिज़ाइन ग्रेविटी लोडिंग के लिए, लेटरल लोडिंग के लिए और लॉन्जिट्यूडनल लोडिंग के लिए करते हैं। विंड लोड के लिए हम इसको डिज़ाइन नहीं करते हैं। तो आंसर विल बी ऑप्शन बी, गेंट्री गर्डर डिज़ाइन फॉर ग्रेविटी लोडिंग, लेटरल लोडिंग एंड लॉन्जिट्यूडनल लोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेटरल लोड एक्टिंग एट लेवल ऑफ कंप्रेशन फ्लैंज, lateral load acting at a level of compression flange of a gantry girder is resisted by। तो कंप्रेशन फ्लैंज के अंदर जो लेटरल लोड आ रहा है उसको हम लोग कैसे रोक सकते हैं। तो टेंशन फ्लैंज प्रोवाइड करके, कंप्रेशन फ्लैंज प्रोवाइड करके, वेब प्रोवाइड करके या लेटरल सपोर्ट। तो मतलब कि गेंट्री गर्डर के अंदर जो लेटरल लोड लग रहा है कंप्रेशन फ्लैंज पे, तो हम उसको कंप्रेशन फ्लैंज ही उसको रेजिस्ट करेगा। ठीक है ना, कंप्रेशन फ्लैंज ही उसको रेजिस्ट करेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन इज मोस्ट एफिशिएंट फॉर गेंट्री गर्डर, गेंट्री गर्डर के लिए सबसे एफिशिएंट सेक्शन कौन सा है। तो आई सेक्शन विथ इक्वल फ्लैंज, आई सेक्शन विथ चैनल अटैच टू द टॉप फ्लैंज, आई सेक्शन विथ ए वाइड बॉटम फ्लैंज, या आई सेक्शन विथ हैवी कनेक्टेड बॉटम फ्लैंज। तो मोस्ट एफिशिएंट सेक्शन जो है वो आई सेक्शन है विथ ए चैनल अटैच टू द टॉप फ्लैंज। तो अनसपोर्टेड चैनल इस तरीके से आई सेक्शन के साथ वो कनेक्टेड रहेगा, तो वो एफिशिएंट माना जाता है। वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ गेंट्री गर्डर फॉर इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड क्रेन ओवर 500 किलो न्यूटन इज, 500 किलो न्यूटन से ज़्यादा और इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड क्रेन है तो उसके लिए डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, स्पान अपॉन 1000। इकोनॉमिकली डेप्थ ऑफ गेंट्री गर्डर इज़ अबाउट, गेंट्री गर्डर का जो इकोनॉमिकल डेप्थ है वो कितना कंसिडर करते हैं, 1/8 स्पान, 1/12 ऑफ द स्पान, 1/16 ऑफ द स्पान एंड 1/20 ऑफ द स्पान। तो आंसर विल बी 1/12 ऑफ द स्पान। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ इंडस्ट्रियल बिल्डिंग इज कवर बाय गैल्वेनाइज आयरन सीट
यदि कोई इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है उसके अंदर गैल्वेनाइज आयरन शीट से उसको कवर किया जाना है, एंड इफ़ नो स्नोफॉल इज़ एक्सपेक्टेड टू दैट इन एरिया, और उसमें किसी भी प्रकार का स्नोफॉल नहीं होने वाला है, देन मिनिमम पिच इज शुड बी। तो गैल्वेनाइज आयरन शीट के लिए मिनिमम पिच जो है हम प्रोवाइड करते हैं 1/12 ऑफ द स्पान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मैच करेक्टली, इसमें से कौन सा करेक्टली मैच है। प्रैट ट्रस लार्ज स्पान के लिए, वेरेंट ट्रस स्मॉल स्पान के लिए, क्वाड्रेंटल ट्रस मीडियम स्पान के लिए, या नॉर्थ लाइट ट्रस वेंटिलेशन के लिए। तो इसमें से कौन सा मैचिंग सही है, तो आंसर विल बी क्वाड एंगल ट्रस जो है वो मीडियम पिच के लिए प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, गेंट्री गर्डर आर डिज़ाइन टू रेजिस्ट, गेंट्री गर्डर की डिज़ाइन किस प्रकार की लोडिंग के लिए किया जाता है, तो आंसर विल बी लेटरल लोड, लॉन्जिट्यूडनल लोड और वर्टिकल लोड। नेक्स्ट इज गेंट्री गर्डर आर डिज़ाइन टू रेजिस्ट अगेन लेटरल लोड, लॉन्जिट्यूडनल लोड एंड वर्टिकल लोड। ठीक है, तो इस तरीके से गेंट्री गर्डर के क्वेश्चन जो है कंप्लीट होते हैं। प्रीवियस ईयर में काफ़ी सारे क्वेश्चन गेंट्री गर्डर के आए हुए हैं, तो आप जो है इनको रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 9 की तरफ आते हैं, डिज़ाइन ऑफ ट्रस। अब ये ट्रस डिज़ाइन के कुछ क्वेश्चन हैं, देख लेते हैं क्या है फटाफट। चलिए, फर्स्ट है टाइप ऑफ मैच द टाइप ऑफ टेंशन रॉड विद दियर यूज़। टेंशन रॉड का और उसका एप्लीकेशन आपको बताना है। पहला है सैग रॉड, दूसरा है वर्टिकल टाइज, तीसरा है टाई रॉड एंड चौथा है हैंगर। ठीक है, तो सैग रॉड का इस्तेमाल जो है करते हैं टू सपोर्ट पर्लिन इन द इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। ठीक है, सैग रॉड जो है इज़ यूज टू सपोर्ट पर्लिन इन द इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। तो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में पर्लिन को सपोर्ट करने के लिए सैग रॉड का इस्तेमाल किया जाता है, और सैग रॉड भी एक प्रकार का टेंशन रॉड होता है। वर्टिकल टाइज का इस्तेमाल हम लोग करेंगे टू सपोर्ट द गर्ट इन द वॉल ऑफ अर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। तो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के अंदर जो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग की जो दीवार है उसको सपोर्ट करने के लिए जो वर्टिकल टाइज प्रोवाइड करते हैं। फिर टाई रॉड का इस्तेमाल करते हैं टू रेजिस्ट थ्रस्ट ऑफ एन आर्क। आर्क के अंदर किसी प्रकार का जो थ्रस्ट आ रहा है तो उसको रोकने के लिए हम लोग टाई रॉड यूज़ करते हैं। और हैंगर जो है इज़ यूज टू सपोर्ट द बालकनीज को सपोर्ट करने के लिए हैंगल का इस्तेमाल करते हैं। तो एक बार वापस से इसको रिवाइज कर लेते हैं कि सैग रॉड जो है वो यूज़ होता है टू सपोर्ट द पर्लिन इन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। वर्टिकल टाइज यूज़ होता है टू सपोर्ट गर्ट इन द वॉल ऑफ इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। टाई रॉड जो है यूज टू सपोर्ट रेजिस्ट थ्रस्ट इन द आर्क, और हैंगल जो है सपोर्ट करता है बालकनीज को। ठीक है, तो आप जो है इस तरीके से देख पा रहे हैं ऑप्शन इसका सी सही है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आ सकते हैं, तो उसको एक बार आप जो है ज़रूर देख कर जाएँ। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था और सेपरेटली भी पूछा जा सकता है। द लाइटर सेक्शन ऑफ ए स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्स लोडिंग आर कॉल्ड एज। अभी यहाँ पे देखो पूछा है कि लाइटर सेक्शन ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर का सबसे लाइटर सेक्शन जो सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्स लोडिंग के लिए सब्जेक्ट तो देखो स्ट्रट्स जो है वो तो प्रकार का कंप्रेशन मेंबर है, टाई जो है वो टेंशन मेंबर है, स्टेंशंस जो है ये भी एक प्रकार का जो है कह सकते हो कि कंप्रेशन मेंबर है, और जॉइस जो है वो एक बीम होती है जो ट्रांसवर्स लोडिंग लेती है। तो आंसर विल बी ऑप्शन सी, जिसको हम लोग बोलते हैं जॉइट्स। एज पर IS 800-1984 an angle section can be used as a purlin when slope of a roof is। IS 800-1984 के लिए कि किसी भी एंगल सेक्शन को पर्लिन में यूज़ करना है तो स्लोप ऑफ रूफ ट्रस कितना होना चाहिए, तो स्लोप ऑफ रूफ ट्रस शुड बी लेस देन 30 डिग्री।
Next, while designing the steel shed in reference to giving an expansion joint in the structure, which of the following is incorrect statement? हम यदि जब स्टील शेड की डिज़ाइन कर रहे हैं तो हम जब एक्सपांसन जॉइंट प्रोवाइड करते हैं तो उसके रेफरेंस में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है वो हमें बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है कि द डिटेल एज टू द लेंथ ऑफ ए स्ट्रक्चर वेयर एक्सपांसन जॉइंट हैव टू बी प्रोवाइडेड आर डिटरमाइन आफ्टर कंसिडरिंग टेम्परेचर एक्सपोज टू द वेदर एंड द स्ट्रक्चरल डिज़ाइन। तो हम जो है टेम्परेचर को ज़रूर ध्यान में लेते हैं जब हम एक्सपांसन जॉइंट की डिज़ाइन करते हैं, तो यह स्टेटमेंट सही है। मैक्सिमम विड्थ ऑफ ए कवर्ड बिल्डिंग सेक्शन शुड प्रिफरेबली बी डिज़ाइन टू रेजिस्ट 150 मीटर बियॉन्ड विच सूटेबल प्रोविज़न फॉर एक्सपांसन जॉइंट में बी मेड। तो जो कवर्ड बिल्डिंग है उसके लिए मैक्सिमम विड्थ जो है प्रिफरेबली 150 मीटर तक रेस्ट्रिक्टेड करते हैं, ये भी स्टेटमेंट जो है वो सही है। When the provision given and on the expansion joint IS 800/2007 are made for a building or a open structure, the stress analysis due to temperature is not required। तो ये भी IS कोड का स्टेटमेंट सही, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसमें से कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। नेक्स्ट, अ बीम रेस्टिंग ऑन ए पर्लिन आर नोन एज। ऐसा बीम जो पर्लिन के ऊपर रेस्टेड है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं राफ्टर। तो बीम रेस्टिंग ऑन ए पर्लिन दैट इज नोन एज राफ्टर। मैक्सिमम परमिजिबल स्पेसिंग ऑफ ए पर्लिन फॉर 6 mm एस्बेस्टस सीमेंट सीट इन द इंडस्ट्रियल बिल्डिंग इज। तो 6 mm एस्बेस्टस सीट है, उसके लिए पर्लिन के लिए मैक्सिमम स्पेसिंग कितना होगा? आंसर विल बी 1.4 मीटर। शेप फैक्टर फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन इज। रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए शेप फैक्टर कितना लेते हैं? दिस विल बी 1.5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऑप्शन ए स्टेटमेंट 1, 2, 3, 4 दिया है। ए ट्रस मेंबर कैन हैव एक्सियल लोड, सही है। ट्रस मेंबर में एक्सियल लोड लगेगा। ट्रस मेंबर कैन अंडरगो द इलास्टिक इनस्टेबिलिटी, ये भी सही है। ट्रस मेंबर इज लोडेड एट द जॉइंट, ये भी सही है। एन इंडिविजुअल ट्रस मेंबर कैन हैव नॉन अलाइन लोड एट द एंड। तो क्या पूछा है कि अबोव स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो ऑप्शन सी मतलब स्टेटमेंट नंबर 4 जो है वो सही नहीं है। हाउ डज एन इंक्रीज इन द पिच ऑफ ए रूफ अफेक्ट अमाउंट ऑफ लोड दैट कैन बी प्लेस्ड ऑन इट? हाउ डज एन इंक्रीज इन द पिच ऑफ ए रूफ अफेक्ट दैट अमाउंट ऑफ लोड दैट कैन बी प्लेस्ड ऑन इट? यदि लोड जो है उसके अंदर हम बढ़ाते हैं, अमाउंट ऑफ लोड यदि ज़्यादा बढ़ाते हैं तो उसका जो पिच है, हाउ डज इंक्रीज इन द पिच ऑफ ए रूफ अफेक्ट, पिच के बढ़ोतरी में कितना इफेक्ट होगा जब लोड जो है उसके ऊपर ज़्यादा बढ़ाया जाएगा? तो पिच जो है वो क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट इज इन केस ऑफ कंटिन्यूअस पर्लिन बेंडिंग मोमेंट कितना होता है? तो आंसर विल बी WL²/10। विच काइंड ऑफ द रूफ ट्रस इज प्रोवाइडेड टू हैव द मैक्सिमम डे लाइट? किस प्रकार का रूफ ट्रस जो है प्रोवाइड करते हैं जिससे हमें मैक्सिमम डे लाइट मिल सके? तो आंसर विल बी नॉर्थ लाइट ट्रस। नॉर्थ लाइट ट्रस का इस्तेमाल मैक्सिमम डे लाइट प्राप्त करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट इज हुडसन फार्मूला गिव्स द डेड वेट ऑफ ए ट्रस ब्रिज एज ए फंक्शन ऑफ। हुडसन फार्मूला जो है वो किसी भी ट्रस ब्रिज के लिए डेड वेट कैलकुलेट करके देता है। वो किसके फंक्शन में मतलब किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करता है? बॉटम कॉर्ड एरिया, टॉप कॉर्ड एरिया, मिडिल कॉर्ड एरिया या इफेक्टिव स्पान ऑफ द ब्रिज? तो आंसर विल बी बॉटम कॉर्ड एरिया। नेक्स्ट, इन द कॉलर बीम रूफ
कॉलर बीम रूफ के अंदर देयर इज़ नो हॉरिजेंटल टाई बीम, देयर इज़ ए हॉरिजेंटल टाई at the feet of a rafter only, there is a horizontal tie at almost middle of the rafter only, and there are the two horizontal tie, one at the feet and other at the middle of the rafter only. तो कॉलर बीम रूफ के अंदर हॉरिजेंटल टाई होगा एट ऑलमोस्ट मिडिल ऑफ द राफ्टर ओनली, हॉरिजेंटल टाइज एट ऑलमोस्ट मिडिल ऑफ द राफ्टर। तो कॉलर बीम रूफ के अंदर जो हॉरिजेंटल टाई है वो राफ्टर के बीच में प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडस्ट्रियल रूफ पर्लिन आर डिज़ाइन एज, इंडस्ट्रियल रूफ के अंदर पर्लिन की डिज़ाइन जो है वो किसके लिए करते हैं, तो इट इज़ डिज़ाइन फॉर द बेंडिंग मेंबर। ठीक है, पर्लिन जो है इसकी डिज़ाइन हम ऐसे बेंडिंग मेंबर के तरीके से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ़ टी पी एंड आर द कॉस्ट ऑफ ट्रस, पर्लिन एंड द रूफ कवरिंग रिस्पेक्टिवली, देन द इकोनॉमिक स्पेसिंग ऑफ द रूफ ट्रस विल बी, तो कॉस्ट ऑफ द ट्रस विल बी 2 into cost of purlin plus cost of the roof covering, तो आंसर विल बी ऑप्शन बी। मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ ए कनेक्शन मेंबर normally acting as a tie in the roof truss or a basing system that subjected to the possible reversal of the stress acting in the action of wind and seismic forces, तो टेंशन मेंबर है और विंड और सेस्मिक फोर्स की वजह से लग रहा है, तो आंसर विल बी 350। टेंशन मेंबर है और विंड और सेस्मिक फोर्स की वजह से लग रहा है, तो इसका देख लेते हैं। टेंशन मेंबर हो, कंप्रेंशन मेंबर हो और स्ट्रट्स हो, सभी के लिए यदि डेड लोड और लाइव लोड की वजह से वर्क हो रहा है तो आंसर विल बी 180। ठीक है, यदि कंप्रेशन मेंबर है और उसके अंदर डेड लोड और लाइव लोड के सिवाय मतलब विंड लोड और अर्थक्वेक लोड लग रहा है तो उसके लिए हो जाएगा 200। रिवर्सल ऑफ द स्ट्रेस हो रहा है तो आंसर विल बी 300। रिवर्सल ऑफ द स्ट्रेस होगा तो आंसर विल बी 300। नेक्स्ट, फॉलोइंग स्ट्रक्चरल सिस्टम हैज़ अ पिन कनेक्शन, इसमें से कौन सा स्ट्रक्चरल सिस्टम जिसके अंदर पिन कनेक्शन होता है, तो ट्रस जो है वो पिन कनेक्शन होता है। नेक्स्ट, हॉई ट्रस इज़ यूजफुल फॉर द फॉलोइंग स्पान, हॉई ट्रस के लिए कितना स्पान प्रोवाइड करते हैं, 6 से लेके 30 मीटर तक। डिफ्लेक्शन इन द ट्रस डिपेंड अपॉन एक्सियल रिजिडिटी, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, टॉर्सनल रिजिडिटी, एक्सियल एंड फ्लेक्सुरल रिजिडिटी बोथ, तो ट्रस के अंदर जो डिफ्लेक्शन है वो फ्लेक्सुरल रिजिडिटी के ऊपर डिपेंड करता है। इफ़ L is a length of the purlin, L span of a purlin, then minimum depth of the angle purlin should be, तो मिनिमम जो है डेप्थ ऑफ एंगल फॉर ए पर्लिन शुड बी L/45। ठीक है, मिनिमम डेप्थ ऑफ एंगल पर्लिन जो है यदि प्लेन के परपेंडिकुलर है तो L/45 होगा, और यदि पैरेलल टू द रूफ कवरिंग होगा तो L/60 भी होगा। पिच ऑफ ए ट्रस इज द रेशियो ऑफ, पिच जो है वो किसका किसका रेशियो होता है, तो हाइट टू द स्पान, हाइट टू द स्पान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पर्लिन सेल बी डिज़ाइन एज, पर्लिन की डिज़ाइन एज ए फ्लेक्सुरल मेंबर या बेंडिंग मेंबर की तरीके से करते हैं, तो आंसर विल बी ऑप्शन ए। स्ट्रक्चरल मेंबर ऑफ ए ट्रस विच आर सपोर्टेड ऑन ए प्रिंसिपल राफ्टर एंड विच रन ट्रांसवर्स टू द ट्रस आर कॉल्ड एज, स्ट्रक्चरल मेंबर ऑफ ए ट्रस विच आर सपोर्टेड ऑन प्रिंसिपल राफ्टर, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर्लिन। स्ट्रट्स का ऐसा मेंबर जो प्रिंसिपल राफ्टर के ऊपर सपोर्ट होता है
उसको हम लोग बोलते हैं पर्लिन, एंड इट इज़ रन ट्रांसवर्स टू द ट्रस। द बीम रेस्टिंग ऑन ए पर्लिन आर नोन एज, ऐसा बीम जो पर्लिन के ऊपर रेस्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं राफ्टर, दैट इज नोन एज कॉमन राफ्टर। सो फ्रेंड्स, इन दिस वे वी हैव completed द क्वेश्चन फ्रॉम ट्रस एंड गर्डर। तो आपको इस दो टॉपिक के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप जो है वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चैनल पे आप कहीं से भी पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपकी तैयारी जो है काफ़ी बूस्टअप हो सकती है। आप हमारे प्रीवियस जो है वीडियो को भी देख सकते हैं और जिससे आप जो है हमें सपोर्ट कर सकते हैं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।